अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन 23 करिकुलम अप्रोचेज़ इन लैंग्वेज टीचिंग पार्ट 3 यानी कि बैकवर्ड डिज़ाइन। इस पूरे लेसन में हमने बैकवर्ड डिज़ाइन के बारे में स्टडी करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है टॉपिक 149 बैकवर्ड डिज़ाइन। इसमें क्या बताया गया, इसमें वो बताते हैं कि बैकवर्ड डिज़ाइन जो है वो एक करिकुलम डिज़ाइनिंग का अप्रोच है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें पहले लर्निंग आउटकम डिसाइड किए जाते हैं, फिर उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए कोई कंटेंट और टीचिंग मेथड्स जो होते हैं ना वो प्लान किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर गोल कह लें ये है कि स्टूडेंट ईमेल लिखना सीख जाएं, ये हमारा लर्निंग आउटकम है ना कि स्टूडेंट जो है वो ईमेल लिखना सीख जाएं, तो पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि अच्छी ईमेल लिखने के लिए क्या आना चाहिए। जैसे कि आप कह लें ग्रीटिंग्स, बॉडी क्लोजिंग, ग्रामर, वो सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की जाएंगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि पहले लर्निंग आउटकम डिसाइड किया गया है, फिर उन रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए कंटेंट और टीचिंग मेथड प्लान किए गए हैं। तो इसमें हमारा जो गोल है वो क्या है, ईमेल लिखना जो है वो सिखाना स्टूडेंट्स को। तो पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि अच्छी ईमेल लिखने के लिए क्या आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ग्रीटिंग्स हो गया, बॉडी क्लोजिंग, ग्रामर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके अलावा मज़ीद वो आगे बताते हैं कि ये अप्रोच जो है वो विगिन्स और एमसी टाइग ने जो है वो पॉपुलर बनाई थी 2006 में। आप लोगों को क्विज़ में आ सकते हैं, इसको आपने याद रखना है। मज़ीद आगे वो बताते हैं कि इसको जो है वो एंड्स मीन अप्रोच भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले गोल्स या एंड्स डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, फिर उन तक पहुँचने के तरीके यानी कि मीन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, इसको आपने याद रखना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि एंड्स मीन अप्रोच क्यों कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद वो आगे बताते हैं कि इस अप्रोच में जो है वो 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, नीड एनालिसिस यानी कि स्टूडेंट की ज़रूरत का जो है वो पता लगाना। सेकंड पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाना। थर्ड पे क्या होता है, कंटेंट चूज़ करना, देन कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद फिफ्थ स्टेप पे क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है उनको सेलेक्ट करना, देन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना, एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या करना होता है, एवैल्यूएशन प्लान करना, क्या असेस करना है और कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। सो इस मॉडल में इंडिविजुअल आउटकम की कोई जगह नहीं होती, ठीक है। करिकुलम डिज़ाइनर ही डिसाइड करता है आउटकम्स वगैरह को। असेसमेंट के लिए क्राइटेरियन रेफरेंस अप्रोच यूज़ होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि क्लियर स्टैंडर्ड्स के जो है वो अगेंस्ट परफॉर्मेंस चेक होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस फर्स्ट टॉपिक में बताई गई हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, कोई चीज़ आई डोंट थिंक सो कि रहती है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टॉपिक 150। इसमें क्या बताया गया है, यह है सिग्निफिकेंस ऑफ नीड एनालिसिस इन बैकवर्ड डिज़ाइन। सो बैकवर्ड डिज़ाइन के मुताबिक देखा जाए तो प्लानिंग प्रोसेस जो है वो लर्निंग आउटकम से स्टार्ट होती है, ठीक है, ना कि एक्टिविटीज़ से। अगेन रिपीट करती हूँ कि बैकवर्ड डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्लानिंग प्रोसेस जो होता है ना वो लर्निंग आउटकम से स्टार्ट होता है, ना कि एक्टिविटीज़ से। विगिन्स और एमसी टाइग के 3 मेजर स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट पे वो बताते हैं आइडेंटिफाई डिज़ायर्ड रिजल्ट, ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट से क्या हासिल करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन सेकंड पे वो बताते हैं डिटरमिन एक्सेप्टेबल एविडेंस ऑफ लर्निंग, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट ने सीखा है कि नहीं सीखा, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एंड थर्ड वन क्या है, प्लान इंस्ट्रक्शन, मतलब कि फिर एक्टिविटीज़ और मेथड्स जो है उनको प्लान करना। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो विगिन्स और एमसी टाइग जो थे उन्होंने बताए थे। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि ये मॉडल कहता है कि पहले गोल डिफ़ाइन करो, फिर कंटेंट और मेथड जो है उसको सेलेक्ट करो। बार बार ये चीज़ इसमें रिपीट होती है बिकॉज ये बैकवर्ड डिज़ाइन है, और इसका जो मेन आपको बताया गया था, इसमें क्या बताया गया था कि पहले आउटकम जो है वो डिसाइड होते हैं, देन यहाँ पे फिर हम कंटेंट और मेथड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड या प्रोसेस बेस्ड अप्रोच को रिजेक्ट करता है अगर वो क्लियर आउटकम पे फोकस नहीं करती, ठीक है। ये मॉडल जो है वो एक्टिविटी बेस्ड या जो प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है ना मोस्टली उसको रिजेक्ट करता है। किस वजह से रिजेक्ट करता है, अगर वो क्लियर आउटकम्स पे फोकस नहीं करती, ठीक है। इसमें आउटकम पे पहले फोकस किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नीड एनालिसिस के बारे में बताया है कि नीड एनालिसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मॉडल में। ये लर्नर्स के कम्युनिकेटिव नीड्स जो है ना उनको आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि 1960s में ये सिस्टम अप्रोच का हिस्सा बना और अकाउंटेबिलिटी का बेस बन गया, ठीक
ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मीन कि तब यूज़ होता है जब किसी शख्स, स्टूडेंट या टीचर या इंस्टीट्यूशन को उनके काम, डिसीजन या रिजल्ट के लिए ज़िम्मेदार बनाया जाता है। मतलब अगर कोई कंटेंट उन्होंने लिखा है, ठीक है, और कोई चीज़ वो सिखा रहे हैं तो वो उसके लिए खुद जवाब दें। अगर स्टूडेंट को वो चीज़ें समझ नहीं आई तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर्स जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बेसिकली अकाउंटेबिलिटी में इंक्लूड होती है, ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब है। उसके अलावा यहाँ पे इनफॉर्मल नीड एनालिसिस के बारे में बताया गया है। सो इनफॉर्मल नीड एनालिसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान बातचीत, ठीक है, इंडिविजुअल, ग्रुप या क्लास लेवल पे, जिससे पता क्या चलता है कि स्टूडेंट क्या सीखना चाहता है, और इस डाटा से जो है वो ऑब्जेक्टिव्स और कोर्स आउटलाइंस जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इनफॉर्मल नीड एनालिसिस में बताई गई हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप्स भी यहाँ पे बताए गए हैं, जिनमें आइडेंटिफाई लर्नर कम्युनिकेटिव नीड्स, ठीक है, आपने वो नीड्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। देन सेकंड पे क्या करना है, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको बनाना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कुछ कंटेंट, लिंग्विस्टिक कंटेंट जो होता है ना वो, और स्किल्स वगैरह को। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोर्स प्लान जो है उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड देन क्या करना होता है, मटीरियल और टीचिंग मैथड्स जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल टॉपिक था। जल्दी जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बिकॉज लेसन्स जो हैं वो थोड़े लेंथी हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 151 आ जाता है। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी मीन्स के CP एंड BI मतलब के बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। पहले तो अब्रिविएशन आपको आ सकता है, ठीक है। इसमें बताया क्या गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो है ये भी बैकवर्ड डिज़ाइन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें जो है वो लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो कॉम्पिटेंसीज़ की फॉर्म में डिफ़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गोल ये है कि स्टूडेंट बैंक में अकाउंट खोलने का प्रोसेस समझ जाए, तो कॉम्पिटेंसी इसमें ये होगी कि स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल कर सकता है, ID जो है वो दिखाना जानता है, और बैंक स्टाफ से बेसिक इंग्लिश में बात कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, ये कॉम्पिटेंसी होगी। मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं कॉम्पिटेंसी का मतलब बताऊँ तो वो नॉलेज, स्किल और बिहेवियर जो लर्नर को एवरीडे टास्क में चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा बताते हैं ये इंस्ट्रक्शन मॉडल आउटकम बेस्ड होता है और स्टूडेंट, टीचर और कम्युनिटी की चेंजिंग नीड के मुताबिक जो है वो अडेप्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पिटेंसीज जो है वो स्टूडेंट की ऑर्डिनरी गोल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे फोकस करते हैं। जैसे आप कह लें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या किसी सर्विस का इस्तेमाल करना वगैरह जो होता है ना, वो इसमें शामिल होता है। सो ये स्टूडेंट्स की जो है वो ऑर्डिनरी गोल से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा इस वाले टॉपिक में बताया गया था। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक 152 आ जाता है। इसमें भी उसी के बारे में जो है वो बताया गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में, कि इसका एक और एग्जांपल दिया गया है एक वोकेशनल करिकुलम का जो रेफ्यूजीज़ और इमिग्रेंट्स के लिए जो है वो बनाया गया था US में, मोरॉफ्की के अकॉर्डिंग 1986 में बताया गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मतलब US में एक कोर्स बनाया गया रेफ्यूजीज़ और जो इमिग्रेंट्स थे उनके लिए, जिसमें उनको डेली लाइफ टास्क जो थे वो सिखाए गए, जैसे कि आप कह लें शॉपिंग करना, डॉक्टर से बात करना या बैंक जाना। इस कोर्स में जो है वो पहले ये देखा गया कि उनको क्या काम आता नहीं है, ठीक है, नीड एनालिसिस यानी कि उनकी देखी गई, फिर उनके लिए जो है कॉम्पिटेंसीज बनाई गई। उसके अलावा ये प्रोसेस जो है वो कुछ स्टेप्स पे जो है बेस्ड करता है, ठीक है। अब वो स्टेप कौन से हैं? पहले तो नीड एनालिसिस आ जाता है। सेकंड पे आइडेंटिफाई सर्वाइवल टॉपिक्स, जैसे कि आप कह लें बैंकिंग, हेल्थ और शॉपिंग वाले टॉपिक्स हो गए ना, ये सबको आपने आइडेंटिफाई करना है। थर्ड पे क्या है? टारगेट टास्क जो है ना उनको डिज़ाइन करना। उसके बाद क्या करना होता है? फोर्थ स्टेप में हर टॉपिक के लिए कॉम्पिटेंसीज जो है उनको डिफ़ाइन करना। देन फिफ्थ पॉइंट पे क्या है? कॉम्पिटेंसीज को इंस्ट्रक्शनल जो यूनिट्स है ना उनमें ग्रुप करना। ये सारे आपने पॉइंट्स ऐसे ही याद करना। सिक्स्थ पॉइंट में क्या है कि लैंग्वेज स्किल जो है उसको डिफाइन करना। एंड देन सेवंथ स्टेप पे क्या करना है कि मटेरियल्स सिलेक्ट करना इसमें शामिल होता है, ठीक है। मजीद यहाँ पे वो बताते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंस्ट्रक्शन से टीचिंग और लर्निंग दोनों इंप्रूव होते हैं, क्योंकि गोल्स जो है वो क्लियर होते हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड फीडबैक जो मिलता है, ठीक है। उसके अलावा टीचिंग मैथड फिक्स नहीं होती, कोई भी मैथड यूज़ हो सकता है जब तक वो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी सिखा रहा हो, ठीक है। फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस और स्किल मास्टरी पे होता है। ये कुछ स्टेप्स हैं, ये एज इट इज़ आप इसको याद रख लें, अपने वर्ड्स में लिखेंगे, लिटरली आप लोगों को नंबर मिलेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टॉपिक 153। यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन के बारे में बताया गया है। सो इस मॉडल में फोकस जो है वो सिर्फ करिकुलम पे होता है, स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी पे नहीं होता। मतलब कि स्टूडेंट की पर्सनल नीड्स, इंटरेस्ट या एबिलिटीज़ पे फोकस नहीं होता, ठीक है।
सब्जेक्ट जो है वो एक्सपर्ट डिज़ाइन करते हैं, स्टूडेंट को क्या और कैसे सिखाया जाए वगैरह वगैरह वो सब कुछ जो है वो एक्सपर्ट डिज़ाइन करते हैं। उसके अलावा हर स्टूडेंट के लिए सेम सिलेबस होता है जिससे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि टीचर पे ज़्यादा टेस्टिंग का प्रेशर होता है। उसके अलावा लार्ज क्लासेस मतलब कि स्टूडेंट को इंडिविजुअली समझना इसमें मुश्किल होता है। उसके अलावा पेरेंट्स का रोल जो है वो लिमिटेड होता है। स्टूडेंट को सिर्फ होमवर्क और एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग या जो क्वेश्चनिंग की इंकरेजमेंट है वो इसमें नहीं होती। उसके अलावा लर्निंग जो है वो सुपरफिशियल होती है, सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है टॉपिक 154। यहाँ पे लर्नर सेंटर डिज़ाइन के बारे में बताया गया है। सो ये अप्रोच स्टूडेंट को सेंटर में रखती है, मतलब कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और टास्क बेस्ड लर्निंग से लिंक्ड है, ठीक है। जस्ट ये क्विज के लिए आप याद रखें। इसमें एजुकेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं होता बल्कि इंटेलिजेंट इंक्वायरी और थिंकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। देन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी जो है वो ट्रेडिशनल प्लानिंग स्टेप्स रखता है, जैसे कि आप कह लें यहाँ पे नीड एनालिसिस हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सेटिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेलुएशन, वो सारे स्टेप्स, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि लैंग्वेज प्रोग्राम जो है उसके दोनों गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज कंटेंट गोल हो गया और एक लर्निंग प्रोसेस गोल हो गया, मतलब कि स्टूडेंट्स को ये भी सिखाना कि उन्हें कैसे सीखना है। इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं कि इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर जो है वो करिकुलम प्लान करते हैं, ठीक है। देन मज़ीद वो बताते हैं कि स्टूडेंट अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बनता है। इससे वो करिकुलम डिज़ाइन और जो पर्पसफुल लर्निंग है उसका प्रोसेस समझता है, जिसको हम मेटा लर्निंग बोलते हैं। मतलब कि मेटा लर्निंग का क्या मतलब होता है? लर्निंग हाउ टू लर्न, यानी कि अपनी लर्निंग प्रोसेस को समझना, कंट्रोल करना और ज़्यादा बेहतर बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप सो कि आप लोगों को लेसन की समझ आई होगी। कोई चीज़ रह जाए, कोई पॉइंट मिस हो जाए, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा ताकि वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।